अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात से मुतल्लिक आप एक्सप्रेस न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन देख रहे हैं। मैं हूँ सैयद मुजम्मिल। अब तक का जो डेवलपमेंटल फेज़ रहा इस सारी पोलिंग का, उसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि ओवरऑल प्रेडोमिनेटली एक पीसफुल इंतखाबी अमल हुआ है। लेकिन ऐसा भी है कि कुछ हलकों के अंदर कुछ इर्रेगुलरिटीज़ रिपोर्ट की गई। जिस तरह से LA-10 कोटली की अगर हम बात करें तो राना सनाउल्लाह साहब ने भी इस पर कमेंट किया। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के एक उम्मीदवार के घर से अगर पोलिंग बैग बरामद हो गए हैं तो इस हलके के अंदर पोलिंग को रुकवाना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए। इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से ये क्लेम किया गया कि कोटली के एक हलके में उनके एक कारकुन को शहीद किया गया है। दैट्स व्हाट ही सेड। उन्होंने ये कहा कि पीपल्स पार्टी अब भी रिसीविंग एंड पर है मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, और शर्जील मेमन साहब ने भी ये बात की कि मुस्लिम लीग नवाज़ के ये फाशिस्ट टैक्टिक्स हैं। तो एक क्लैश दिखाई देता है दो ऐसी जमातों का जो कि वफाक में इत्तेहादी हैं लेकिन कश्मीर में गिलगित की तरह मुखालिफत दिखाई दे रही है। इसी तरह भिंबर के अंदर भी हमने ये सुना कि पोलिंग बूथ के अंदर कुछ बदमज़गी सामने आती है, क्लैशेस होते हैं और आग लगाए जाने का वाक़या भी रिपोर्ट होता है, लेकिन उसे कंट्रोल कर लिया जाता है। इसके अलावा ओवरऑल जो पहला मरहला है जिसमें 13 हलकों में पहले वोटिंग ख़त्म होने की बात की जा रही थी और अब रिज़ल्ट आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ऑन ग्राउंड सारा दिन क्या सूरत हाल रही, कितना स्मूथली ये प्रोसेस आगे बढ़ा और अब तक क्या किसी पार्टी की तरफ से कोई बड़े स्केल के ऊपर कुछ ग्रीवेंसेस हैं या नहीं, इस पर हम बात कर लेते हैं। पैनल ने हमें ज्वाइन कर लिया है। आमिर इलियास राना साहब मौजूद हैं, ख्वाजा मतीन साहब मौजूद हैं, हमाद हसन साहब मौजूद हैं। आप तीनों सीनियर तजिया निगार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। आमिर साहब आपसे आगाज़ करूँगा। अब तक जो इंतखाबात का माहौल आपने देखा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि अवाम ने एतमाद का जो फुकदान है वो वाज़े कर दिया है। हमारा जो मौक़िफ़ था वो ठीक था, इसीलिए हम इस मैदान में नहीं थे, आज आपने देख लिया। आप अग्री करते हैं इससे? देखें, एक पॉपुलर जमात जब बाइकआउट करे या उसका निशान ना हो और वो बाअमरे मजबूरी करे तो फ़र्क तो पड़ना चाहिए और पड़ता भी है। मैं और आप बैठ के तजिया कर दें कि जी वो तो उसका तो वोटर ही नहीं है वोटर उसका। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने, आपको पता है, रंग तो बहुत जमाया सियासी तौर पे। ये जिसको आप कन्फ्रंटेशन की बात कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे पे तंदो तेज़ हमले, तो यही काम GB में भी हुआ था और इलेक्शन का रंग नज़र आया था, जिसकी वजह से मैं और आप हम सब बैठ के इस वक्त ट्रांसमिशन भी कर रहे हैं और तमाम नेशनल मीडिया पे यही इलेक्शन सुबह से ज़ेर बहस है। अगर वहाँ रंग सियासी नहीं जमता तो फिर ये बिल्कुल हो जाती वैलिड बात कि जी वो तो वहाँ तो कुछ है ही नहीं, ना नेशनल मीडिया को फिक्र है ना कुछ है। हम अपनी टीमें हमने भेजी हुई हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट सारे हिलाए हुए हैं, एक गहमा गहमी इलेक्शन की बनी है। हाँ, उसके टर्न आउट का बिल्कुल यकीनन जैसे मीरपुर में था कि शायद बहुत ज़्यादा होना चाहिए, उतना ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन लोग आए हैं, वोट डालें। अभी थोड़ी देर में नताइज फाइनल होते चले जाएंगे कि क्या है कि कौन सी पार्टी आगे है। लेकिन आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में ये जो मार धाड़ है ना, ये हमेशा से हुई है। कुछ हलकों में बिल्कुल दोनों तरफ से बंदूक बरदार भी निकल आते हैं, लठ बरदार भी निकल आते हैं। अभी तो पूंछ डिवीज़न जहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहे, जहाँ के वज़ीर आज़म इस वक्त मौजूद हैं, उनके फैसल राठौर के वालिद मुमताज़ राठौर की लड़ाई से ही इलेक्शन की कैंपेन स्टार्ट होती थी और चंद कत्ल ना हो तो वो इलेक्शन ही नहीं बनता था। तो ये इलेक्शन आज़ाद कश्मीर के जो हैं वहाँ पे अभी तक रिवायती तौर पे तब्दीली नहीं आई है। बेशक कलअदम जो वहाँ पार्टी बैठी है, जो अब अनाउंस कर रहे हैं कि हम जा रहे हैं मुजफ्फराबाद की तरफ, क्योंकि मीरपुर डिवीज़न का जो उन्होंने अनाउंस किया था वो तो उनको रद्द-ए-अमल लोगों की तरफ से ज़ीरो मिला, एक किस्म का कि लोगों ने हरकत ही नहीं कही कि वो जाके रावलाकोट बैठते और रावलाकोट से वो लेके जाते मुजफ्फराबाद की तरफ। सही। इलेक्शन के अंदर टर्नआउट क्या है, हतमी तौर पे तो इलेक्शन कमीशन के नताइज बताएंगे, लेकिन वही बात कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का ही मुकाबला है और अच्छा मुकाबला है। बिल्कुल, ये जो मुकाबला है ये वाज़े भी है और इसी के लिए जो भिंबर में जिस तरह क्लैश हुआ या कोटली में कारकुन के जाँ बहक होने की इतला है, पीपल्स पार्टी ने स्ट्रांगली इसको रिस्पॉन्ड किया। हमाद साहब, आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़, वैसे तो ये रिचुअल हमने देखा है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कि जो सेंटर में होगा वही गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में गवर्नमेंट फॉर्म कर लेता है प्रेडोमिनेंटली। गिलगित में इस बार ट्रेंड चेंज हो गया, यहाँ भी कुछ उम्मीद दिखाई दे रही है आपको इस तरह की? क्योंकि अलीम खान साहब भी मैदान में हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी किंग मेकर भी बन जाती है अक्सर, तो यहाँ भी ये हो सकता है? बहुत शुक्रिया। देखिए, अलीम खान या उनकी जमात, मैं तो उन जमातों पे बात करूँगा जिनकी जड़ें अवाम में हूँ।
मैं अलीम खान साहब को एज ए बिजनेसमैन जानता हूं, लेकिन बहैसियत सियासी लीडर मेरे सामने तो कुछ भी नहीं है। न उनकी जमात कहीं दिखाई दे रही है, न उनके वोटर दिखाई दे रहे हैं, न उनका पार्टी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अलबत्ता पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग इलेक्शन में मौजूद हैं और दोनों जमातों का एक तवील रिकॉर्ड यहाँ पर है। 70 के अशरे में सरदार इब्राहिम साहब प्रेसिडेंट बने थे कश्मीर के, फिर सरदार कयूम साहब और बहुत सारे लोग, और मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की कई बार यहाँ पर हुकूमतें आई। तो ठीक है, वो मकबूल जमातें हैं। अलबत्ता कुछ मकबूलियत इस इलेक्शन से बाहर है, जिस तरह हमारे यहाँ हमेशा इस तरह होता रहा है। यानी पीटीआई, हम उनसे लाख इख्तिलाफ करें, उनकी कारकर्दगी पर सवाल उठाए, उनकी सियासत पर सवाल उठाए, लेकिन इससे तो हम इनकार नहीं कर सकते कि उनको एक तायीद हासिल है अवामी सतह पर। वो इलेक्शन के अंदर मौजूद नहीं है। दूसरी बात, जो कश्मीर के अंदर एक एहतजाजी कुव्वत किसी न किसी हद तक मौजूद है, एक रेजिस्टेंस, एक मुजाहिमत मौजूद है। अब ये दोनों बाहर निकल गए हैं तो उससे जाहिर है कि टर्न आउट गिरेगा, और गिर रहा है, गिरा हुआ है। 1985 के गैर जमाती इलेक्शन की मिसाल ले ले, तमाम सियासी जमातों ने बाइकाट किया था एमआरडी के फैसले के तहत, और उसमें तमाम बड़ी सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी भी थी, मौलाना फजल रहमान भी थे, वली खान भी थे, तमाम बड़े बड़े लीडर्स और सियासी जमातें। मेरे पास वक्त कम है, मैंने ब्रेक शामिल करनी है। ब्रेक के हम यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे कि पीटीआई का जो बॉयकॉट का फैसला था उसमें कितना विजडम था, कितनी रैशनैलिटी थी, इस पर बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से जो हम बात कर रहे थे, उसमें जिस तरह से राना साहब ने कहा कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो चपकलिश थी इंतखाबी अमल को लेकर और जो उनके अज़ाइम थे उसको अनाउंस करते हुए, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि विफाक के अंदर आपको एक कोऑर्डिनेशन दिखाई देती है, जबकि गिलगित में भी धांधली के इल्ज़ाम लगाए गए थे दोनों की तरफ से। और यहाँ पर भी हम जो माहौल देख रहे हैं उसमें एक सबसे हैरत अंगेज़ चीज़ ये होती है कि शर्जील मेमन साहब ने भी आज बात की, और पीपल्स पार्टी का यह बयानिया रहता भी है कि फॉर्म 47 वाला जो मामला है वो आज़ाद कश्मीर में हम नून लीग को नहीं करने देंगे। सो दे आर सेइंग, वो बिलीव करते हैं इस बात पे कि नून लीग की हुकूमत जिसको वो सपोर्ट कर रहे हैं विफाक में, उसका मैंडेट जेन्युइन नहीं है। ख्वाजा मतीन साहब, ये नवाज शरीफ साहब भी वहाँ पर गए, उन्होंने वजारत उज़्मा लेने की ख्वाहिश का भी इज़हार कर दिया, और मरीम साहिबा ने भी 10 इलेक्ट्रिक बसों का जो तोहफ़ा है उसका इंतखाबी प्रोसेस के ऐन वक्त पर ऐलान कर दिया, बाद में उन्हें सीज़ कर लिया गया, वो और बात है। आपको लगता है कि असरअंदाज जिस तरह से नून लीग ने होने की कोशिश की है इस इंतखाबात में, पीपल्स पार्टी उससे जेन्युइनली अनकम्फर्टेबल है, या फिर पीपल्स पार्टी के पास कोई ना कोई बयानिया तो अब होना चाहिए था, इसीलिए उन्होंने जो पुराना 90s वाला बयानिया था एंटी PMLN उसको रिवाइव किया है? सैयद मुजम्मिल साहब, ये मैं बाद में आता हूँ जो पीपल्स पार्टी से कंफर्टेबल है या अनकंफर्टेबल है। पहले पीटीआई की बात हो रही थी, राणा साहब ने भी बात की, हसन साहब ने भी बात की। पीटीआई की थोड़ी सी मैं आपको ज़मीनी हकीकत बता दूं कि पीटीआई के जो उम्मीदवार AJK में जीते थे इंतखाब, जिन्होंने अपनी अक्सरियत असल की हुकूमत बनाई थी, उसमें 2 उम्मीदवार जो जीते थे MLA, सिटिंग MLA थे, वो रह गए हैं, बाकी सब छोड़कर जा चुके हैं। एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार अब्दुल कयूम खान नियाज़ी हैं और एक ख्वाजा फारूक साहब हैं। बाकी तकरीबन को पीपल्स पार्टी में उनकी अक्सरियत चली गई है, कुछ नून में चले गए हैं। इसी वजह से जो पीटीआई का उनकी अपनी हालत का इल्म था तो उन्होंने इसी में आफियत जानी कि वो बाइकाट का रास्ता इख्तियार करें ताकि उनकी जान छूट जाए। दूसरी बात आपने की कि पीपल्स पार्टी वाक़यातन AJK में PMLN से खाइफ है, अनकंफर्टेबल है, क्योंकि जो नून है, ये जो ऐलानात किए गए हैं, बल्कि बसें भी वहाँ सुना है पहुँच गई हैं, पंजाब भी गई हैं, कुछ मीरपुर में चली गई हैं, कुछ मुजफ्फराबाद के अंदर, तो बड़ा सीरियसली जो बिलावल भुट्टो हैं इस इलेक्शन को देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ उनकी हुकूमत बने। इसी वजह से बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज भी, अभी थोड़ी देर पहले वो मुजफ्फराबाद के अंदर पहुंच चुके हैं, एक जलसा भी उन्होंने करना है। तो पीपल्स पार्टी चाहती है कि उनकी हुकूमत बने। अभी 13 नशिस्तों पर जो पोलिंग होगी, आज गिनती शुरू हो गई है, नताए जाना शुरू हो गए हैं। यहाँ 3 अजला हैं, पहला मीरपुर है,
और दूसरा भिम्बर है। मीरपुर भिम्बर में एज हासिल है PMLN को। जिला कोटली में जहां सदर है पीपल्स पार्टी AJK के चौधरी मोहम्मद यासीन 2 नशिस्तों पर इंतखाब लड़ रहे हैं और जवेद इकबाल बड़ानवी है जो नक्याल से इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। उनके मद्दे मुकाबल साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार सिकंदर हयात खान के भतीजे हैं, वो इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। तो इसी तरह पीपल्स पार्टी को एज हासिल है जिला कोटली के अंदर। ख्वाजा साहब, ये जो आपने चौधरी यासीन साहब का जिक्र किया, जब इनके घर से पोलिंग बैग बरामद होता है, राना साहब कहते हैं, राना सनाउल्लाह साहब, कि इस हल्के का रिजल्ट आप ना अनाउंस करें, इससे पहले इन्वेस्टिगेट करें। आपको लगता है कि ये डिस्प्यूटेड हो जाएगा, नून लीग मजीद बयानात देगी इस पर? ये तो बयानात आ रहे हैं ना, अब पीपल्स पार्टी की तरफ से भी आ रहे हैं। ये तो इस तरह की छोटी मोटी झड़पें आप पंजाब में देखें तो यहाँ तो बहुत कुछ होता है। यहाँ तो बिल्कुल हल्का फुल्का म्यूजिक चला है, हमें जो नजर आया है। ये तो वो उनको सस्पेंड भी कर दिया गया है, अमले के जो 2 लोग थे इलेक्शन कमीशन के, और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई है। तो ये इल्जामात होते रहेंगे, लेकिन मुकाबला दोनों जमातों में बड़ा कड़ा मुकाबला है। पीपल्स पार्टी में नून लीग के दरमियान और इस्तेकाम पार्टी के भी 4-5 जो पुराने इलेक्टेबल्स थे, कुछ PTI के उम्मीदवार थे, उसमें चले गए हैं। अलीशान सोनी है समानी से, वो PTI का साथ पहली बार लड़े थे इलेक्शन, अब वो इस्तेकाम पार्टी से। इसी तरह यूसुफ मल्क हैं कोटली सिटी से, वो भी इस्तेकाम पार्टी में है। इसी तरह डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली जो सेक्रेटरी जनरल हैं इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के, वो भी हिस्सा ले रहे हैं खोईरट्टा से। उनके मद्दे मुकाबल जो है वलीद इनकलाबी हैं पीपल्स पार्टी के। तो मुकाबले बड़े कड़े हैं। अभी देखिए क्या अवाम ने जिस उम्मीदवार को मुंतब किया है। एक और भी बात अर्ज करता चलूँ कि हर इंतखाब में मैंने जो स्टडी किया देखा है कि बुर्ज भी उड़ते हैं, अपसेट भी होते हैं। तो इस जो 13 नशिस्तों पर भी जो हम समझ रहे हैं कि जीत रहे हैं, शायद वो बुरी तरह इलेक्शन हार जाएं। फैसला अल्टीमेटली जब डब्बे खुले हैं, गिनती होगी, तो फिर सारी सामने चीजें आएंगी। ये भी माजी में हमने देखा है कि हमेशा नए चेहरे भी असेंबली में 10-12, ये जो असेंबली है 53 की, इसमें से 15-20 लोग, 10-12 हमेशा हर इलेक्शन में नए लोग भी ऐड होते हैं। इस बार भी नए लोगों ने ऐड होना है और फैसला तो अल्टीमेटली आवाम ने करना है। हम यही चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश है कि जिसको वोट पड़ा है उसी को निकलना चाहिए। ये मैनिपुलेट नहीं नतीजा होना चाहिए। अवाम ने जिसको राय दी है वही असेंबली में जाना बिल्कुल मैनिपुलेशन से पाक होना चाहिए इंतखाबी अमल। आमिर साहब, बेशक हम ये कह लें कि PTI को एक फेलियर दिखाई दे रहा था, इसीलिए उन्होंने विड्रॉ कर लिया, लेकिन उनका माजी कुछ और कहता है। अब 2 सूबों में आपकी हुकूमत हो, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, आप असम्बलीज डिज़ोल्व कर दें, उसके बाद में आपने ये भी देखा कि जो बॉयकॉट की पॉलिटिक्स है वो आज से नहीं, वो काफ़ी अरसे से करते हुए आ रहे हैं। वो प्रिंसिपली इस पर बिलीव भी करते हैं कि अगर उन्हें प्रोसेस रिग्ड लगे, अपने लिए हमवार ना लगे, वो पीछे हट जाते हैं उससे। यहाँ पर भी PTI ये बिलीव करती है कि पिछले इलेक्शन में जिस जमात ने हुकूमत कायम की थी, अगर मैदान से वो गायब हो गई है तो ये सारा एक तरफा मामला है, इसका हमारी परफॉर्मेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। वो ये कहते हैं कि अवाम का ग्रीवेंस इतना है कि इलेक्शन बनता ही नहीं था, इसीलिए हम साइड पर हो गए। तो इस बयानिए को आपको लगता है कि डीकंस्ट्रक्ट किया है नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, या फिर सोशल मीडिया पे इसी बयानिए का राज है PTI के? देखें, PTI के जो बानी चेयरमैन है इमरान खान, उन्होंने 2 साल के बाद अपनी इक़्तिदार के एक एडिटर्स की ब्रीफिंग थी, मैं उसमें था PM हाउस में। उनसे पूछा गया कि आपके ख्याल में सबसे गलत फैसला क्या था जिस पे आप पछता रहे हों? तो उन्होंने कहा कि मुझे फ़ौरन IMF के पास चले जाना चाहिए था, ये मैंने बड़ी गलती की। और जाहिर है कि वो उनके सामने उनका वो बयान था कि ख़ुदकुशी कर लेंगे, IMF के सामने नहीं जाएंगे। तो असद उमर कहाँ चले जाते? असद उमर भी फारिग हो चुके हुए थे उस वक्त तक, और नए वज़ीर ख़जाना वो ला चुके हुए थे, जिनको फिर इलेक्शन में शिकस्त भी हुई। अब आप देखें कि गेम क्या चल रही है। ये PTI की जो आप कहना कि सियासी तौर पे कोई मुशावरत के बाद फैसला हो, बिल्कुल नहीं। पहले इमरान खान अकेले खेल रहे थे और इस दफ़ा उनकी बाकी पार्टी ने सोचा कि नहीं, अपनी इज़्ज़त बचाओ, बाइकाट कर जाओ, क्योंकि लोग तो भाग रहे हैं पहले से ही, और वहाँ पे वो मौसर मुहिम नहीं चला सक रहे थे। अब आप देखें जो मौसर मुहिम चली, जिस पे हम जिक्र कर रहे थे, बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ और मरियम नवाज की मुहिम के अंदर क्या नया था? वो यही था कि जी मैं पहली दफ़ा वज़ीर आला बनी और उन्होंने अपने सिर्फ टेन्योर के ऊपर जो प्लान किए हैं, जो एग्जीक्यूट किए, मुकम्मल किए,
जो चल रहे हैं उनकी तकरीरें सिर्फ उसी पे हैं। उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कि जनाब शहबाज शरीफ ने पंजाब में पहले ये किया था, फलां किया था। वो लेके चली हैं कि हम ये कर रहे हैं और हम आइंदा आपको ये देंगे, और उसके नतीजे में उन्होंने बसें भी दी। फिर बहुत सारे लोगों को इसके ऊपर ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी आज तक तकलीफ में है उसके ऊपर कि जी ये कैसा इलेक्शन कमीशन है, ये कैसे है, तो बसें रोक ली। तो उसके ऊपर भी आपको पता है मीम्स बन रही हैं कि जी बांध के भी वहीं रख दी, तो लोगों को पता है कि अब ये मिल जाएंगी। अब ये चीज़ें इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी को भी चाहिए था कि हुकूमत में तो वो बैठे हैं, तो अगर कवानीन बदलने थे तो असम्बली में बैठे थे ना। मतलब मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बड़ी आवाज़ है कि भाई जब हम आपको कह रहे थे अक्टूबर में, ये तय हुआ 8 अक्टूबर को कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को बदलना है, फारिग करना है, और उसके बाद कुछ रुकावटें 1 महीने के करीब आई और फिर उस वज़ीर आज़म को बदल दिया गया। और ये फैसला पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने किया था। जिस दिन हमने ये खबर ब्रेक की कि वज़ीर आज़म को हटाने का फैसला हुआ है और मुस्लिम लीग नून इस कैबिनेट में नहीं जाएगी जो नई हुकूमत बनेगी, मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत, आज़ाद कश्मीर की क़यादत कहती है कि भुगतो। ये जो अब तुम कह रहे हो ना कि जी फैसल राठौर ये कर रहा है, रस्ते में रुकावटें डाल रहा है, कलअदम कमेटी के लोग पत्थर मार रहे हैं शाह गुलाम कादिर को, तो भाई तुम हुकूमत में क्यों नहीं बैठे। उसके बाद इन्होंने प्लान किया, जैसे महाजर नशिस्तों पे पूरे पंजाब की जो कैबिनेट के मेन कश्मीरी वजीर हैं और दूसरे वजीर हैं सबको लगाया, साद रफीक लगे, फिर पूरी क्यादत। जो जीबी में सबसे ज़्यादा इनको नुकसान हुआ कि नवाज शरीफ ने सिर्फ एक मीटिंग की, जलसे नहीं किए, उनके सूबाई सदर अपने हल्के में फंसे रहे। हाफिज हफीजुर रहमान बड़े अच्छे कैंडिडेट थे लेकिन वहाँ पे जीबी में मोमेंटम नहीं बना सके इस बात का कि आप लड़ने का दिखा तो सके ना कि हाँ जी हमने फुल बल्तिस्तान में भी कंपेन की, फलां जगह पे भी की। तो वो कश्मीर में वो पूरी कसर पूरी पार्टी हर तरह से निकाल के आज इलेक्शन के लिए खड़ी है। उधर पीपल्स पार्टी ने तो उसी तरह मैनेज किया। शर्जील मेमन के दिन में मीडिया लगा, कंपेन लगी, मुख्तलिफ वजीरों की मुख्तलिफ तरह से ड्यूटियां लगी कि कौन किसको फाइनेंस करेगा, कहाँ कोई कमजोर आदमी है। जैसे इनकलाबी साहब की अभी बात कर रहे थे, मतलब इनकलाबी के साहबजादे को टिकट मिला ना, उन्होंने कहा कि जी मैं तो अपने जियाले को दूंगा। मतलब पीपल्स पार्टी ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी इलेक्शन कंपेन में। अब नतीजे हमारे सामने शुरू हैं। तो धांधली के इल्जाम के बावजूद जब नून के 2 लोग आजाद जीत गए थे, बैलेंस तो जीबी में हो गया था, लेकिन बिलावल भुट्टो ने तकरीरें शुरू की तो शहबाज शरीफ ने अनाउंस किया कि जी आप अक्सरियत में आप हुकूमत बनाएं। उसके बाद वो ठंडे हो गए, सुकून हो गया और वो आजाद भी आईपीपी के हवाले हो गए। 2 आजाद वैसे जीते थे, 2 पीएमएलएन के बैक बाय थे कि मुकाबले में कैंडिडेट नहीं था, लेकिन शोर नहीं हुआ। अब बिलावल बिल्कुल उनको समझ आ रही है कि दूसरे मरहले में तो जिसके ऊपर सारी बात फैसल राठौर पे आई कि कलअदम कमेटी को लाया कौन इस दफा, वो महाजर नशिस्तों पे लेके आए लोगों को ताकि एहतजाज हो और कोई किसी भी तरीके से इन महाजर नशिस्तों पे या कमी हो जाए या इलेक्शन ना हो, रोक दिया जाए। तो वो भी ना हो सका। तो अब इस पे ये सियासी चीखो पुकार बनती है जो हो रही है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा इशू भी रहा है। और हमाद साहब मैं यही चाह रहा हूँ इसी पे हम बात करें कि अदालत की तरफ से भी आज़ाद जम्मू कश्मीर की असम्बली पर इस मुद्दे को डाला गया कि वो एक ज़रिया है जिससे आप कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हैं। और मैं भी यही समझता हूँ कि ये इर्रेशनल चीज़ है कि लेट्स से मैं आज अगर बाहर आऊँ सड़क पर और मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान की आइन की 18वीं तरमीम आप ख़त्म कर दें, मैं एहतजाज करके ये मुतालबा कर रहा हूँ, तो जवाब तो यही मिलेगा कि इसका एक आइनी प्रोसेस है, उसके बगैर इसको उखाड़ के बाहर नहीं फेंक सकते। ये जो बयानिया है या ये जो आप कह लीजिए डिमांड है, बेशक ये जेन्युइन हो नॉन जेन्युइन हो जो भी है, कि रेजिडेंट जो है सिर्फ उसको वोटर होना चाहिए। आपको लगता है कि जो हुकूमत कायम होगी इस इंतखाब के नतीजे में जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ सलूशन रखती होगी इस इशू का कि इसको रिजॉल्व कर ले कि ये मुहाजिरीन की जो सीट्स हैं जो कि सारा एक बोन ऑफ कंटेंशन बनी है अनरेस्ट की जो वहाँ पर हो रहा है, इसका कुछ ना कुछ फार्मूला होगा पीपल्स पार्टी नून लीग के पास, या फिर आपको लगता है कि इसी तरह कंटिन्यू करना पड़ेगा? देखिए, अल्टीमेटली फार्मूले, नेगोशिएशन और बातचीत की तरफ जाना होगा दोनों जमातों को, खा वो पीपल्स पार्टी है या मुस्लिम लीग है, दोनों इस सिस्टम का, इस निज़ाम का हिस्सा है, दोनों हुकूमतों में भी है, दोनों पावर कॉरिडोर में भी मौजूद है। तो इसके अलावा तो कोई चारा नहीं है। अब बाकी जमातें, पीटीआई तो है ही नहीं और पीटीआई की इतनी मकबूलियत भी नहीं है कश्मीर के अंदर। दूसरी जो वहाँ की मकामी जमातें थी यानी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वगैरह, तो उनका भी इतने असर रसूख उनके नहीं रहे जो माजी में हुआ करते थे। अब वहाँ पर जो ज़्यादा सीटें होंगी वो तो मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के पास होंगी, हुकूमतों में भी वो आएंगे, अपोजिशन में भी वो बैठेंगे। तो दोनों जमातें जब मरकज़ में पावर कॉरिडोर में मौजूद है तो फिर वो कश्मीर के अंदर बातचीत से क्यों गुरेज करेंगे, क्यों किसी फार्मूले की तरफ नहीं बढ़ेंगे। और देखिए, एक सिस्टम चल रहा है जो मुकम्मल जमहूरी निज़ाम तो नहीं है,
लेकिन बहरहाल एक सिस्टम तो एग्जिस्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं मौजूद है, उसको जमहूरियत हम कह ले चले। उसी तरह आइडियल जमहूरियत तो नहीं है जो मगरबी ममालिक में है, लेकिन चले हम एक 40 साल मार्शल लॉ से गुजर आए हैं, तो ये भी गनीमत है। अब दोनों जमातों पे डिपेंड करता है कि वो मुस्तकबिल में किस सम्त में बढ़ेंगे, लेकिन अभी तक जो पिछले रिकॉर्ड को हम देखते हैं तो दोनों जमातों ने एक दूसरे को बर्दाश्त किया है। यानी गिलगित बल्तिस्तान का अभी जो हालिया इलेक्शन हुआ था उसमें पीपल्स पार्टी को इख्तियार दिया गया, वरना ज़्यादा इम्कान तो यही था, हम तो यही तज्ज़िये सुनते रहे, यही ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मुस्लिम लीग नून के हफीज़ुर रहमान साहब नए वज़ीर आला बनेंगे, लेकिन नहीं बने, पीपल्स पार्टी के बने और मुस्लिम लीग ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। इसी तरह जो निज़ाम चल रहा है गुज़श्ता 2.5-3 साल से, तो बावजूद बाज़ जगहों पर इख्तलाफात के या बाज़ जगहों पर जज्बाती बातों और तकारीर के दोनों जमातों ने कोई बड़ा हर्डल क्रिएट नहीं किया एक दूसरे के लिए। तो फिर इस बात के इम्कानात हिरगिज़ दिखाई नहीं देते कि कश्मीर के हवाले से कुछ इस तरह की सूरत हाल सामने आएगी। कुछ इस इलेक्शन के हवाले से भी बात करने, देखिए टोटल वोटर्स जो है वो 14 लाख हैं, जो इन 3 अजला में जो पहले फेज में हो रहा है इलेक्शन, तो 14 लाख के करीब वोटर्स हैं। अब ये कोई इतना बड़ा इलेक्शन तो है नहीं, लेकिन ये इलेक्शन मुस्तकबिल का मंजरनामा वाज़ेह करेगा। यानी जो अगले 2 फेजेस होने हैं तो उसका मंजरनामा आज से वाज़ेह हो जाएगा कि जिस जमात को बरतरी मिले तो गोया ये बात कंफर्म हो जाएगी कि हुकूमत उसको मिलेगी। अभी तक तो नताइज खैर मौसूल नहीं हुए, हतमी नताइज तो मौसूल नहीं हुए, लेकिन एक और बात भी इससे वाज़ेह हो रही है। जो अलीम खान साहब की जमात के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो अभी हम एक रिजल्ट देख रहे थे, तो मुस्लिम लीग नून के चौधरी रुखसार ने 10,000 वोट लिए हैं, पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट ने 600 वोट लिए और अलीम खान के कैंडिडेट ने सिर्फ 7 वोट लिए हैं। अब इससे एक और बात वाज़ेह हो रही है कि इस सतह पर इलेक्शन हो रहा हो, पूरी दुनिया की निगाहें उस पर हो, सिर्फ 14 लाख वोटर्स हो और सिर्फ 3 अजला में इलेक्शन हो रहा हो, तो ये मुबालिगा होगा अगर कोई कहे कि धांधली हुई है। भाई ऐसे इलेक्शन में फिर धांधली नहीं हो सकती, ये एक छोटी सतह का इलेक्शन है, यानी उसमें न वोटर्स की तादाद इतनी ज्यादा है, न कॉन्स्टिट्यूएंसीज इतने ज्यादा है, मोस्ट 3 अजला है और 14 लाख वोटर्स हैं। तो एक आहिस्तगी के साथ, खामोशी के साथ मामलात आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और वैसे भी कश्मीर का मिजाज भी यही है कि उसने कॉन्फ्लिक्ट से गुरेज किया है और ज्यादा फेडरेशन ने यानी फेडरल गवर्नमेंट ने भी उनको ज्यादा तंग नहीं किया। तो मुझे ऐसे कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, आपने ये कहा कि दोनों पार्टीज के पास जो एक हल होगा म्यूचुअली, वो इवेंचुअली यही होगा कि बातचीत करके जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए। लेकिन मसाइल पर कितनी डिबेट हुई है अब तक और इस पर रेजोल्यूशन क्या हो सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे, नताइज को भी डिस्कस करेंगे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले जो रेफ्यूजी सीट्स थीं आज़ाद जम्मू कश्मीर की असम्बली में, उसको हम डिस्कस कर रहे थे। लेकिन इसके अलावा जो मसाइल के हल की जब डिस्कशन होती है तो उस पर जिस तरह से राना साहब ने भी ये बात की, हमाद साहब ने भी बात की कि सलूशन मिल बैठ के बात करने में है, तो ये शुरू किस तरह होगा, इस पर बिलावल भुट्टो साहब और पीपल्स पार्टी जो हल तजवीज़ करती है वो है ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के, इसका क़याम अमल में आना चाहिए और जो माजी की गलतियां हैं बहुत सी सियासी जो एंटिटीज़ हैं AJK के अंदर, उसको रिज़ॉल्व करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो इस पर ख्वाजा मतीन साहब, आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी जो हल तजवीज़ कर रही है ये प्रैक्टिकल है और यही वे आउट है, या फिर आपको लगता है कि जिस तरह नून लीग का एक रोड मैप मुख्तलिफ रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के बयानिए के ऊपर आते हैं, वो गैर जमाती इंतखाबात जो 80s में हुए थे उसी पॉलिटिक्स को कैरी आउट करते हैं हर जगह पे। आइडियोलॉजी और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की इतनी डिस्कशन नहीं देखते आप उनकी तकारीर में, स्पीचेस में। वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं और वो ये समझते हैं कि तरक्याती मंसूबों के ज़रिए वो एक बयानिया तश्कील दे देंगे। तो पीपल्स पार्टी वर्सेस PMLN, क्या लगता है कौन ज़्यादा प्रैक्टिकल हल तजवीज़ कर रहा है?
जी सैयद मुजम्मिल साहब, दोनों के अपने अपने मैदान हैं। अगर तमीर तरक्की भी करनी है, डेवलपमेंट स्ट्रक्चर भी करना है, और आइनी तौर पर जो हकूक़ मलकियत की बात कर रहे हैं, कि हकमियत की बात कर रहे हैं बिलावल भुट्टो, दोनों चीज़ें ही साथ साथ चल रही हैं। ये तो नहीं है एक चीज़ चलेगी, इन दोनों चीज़ों ने आगे बढ़ना है। जहाँ तक मुज़ाकरात की बात आपने की है, तो मुज़ाकरात बिल्कुल होने चाहिए। मुज़ाकरात के बगैर तो कोई रास्ता नहीं। सियासतदान के पास एक ही हथियार है, डायलॉग, डायलॉग और फिर डायलॉग। लेकिन एक फ्रीक, अगर आप गुफ्तगू पर आमादा ही ना हो तो आप क्या बात करेंगे। जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई मुजफ्फराबाद के अंदर, तमाम पार्टियों ने उसे ज्वाइन किया सिवाय कलदम जैक ने। जब जैक वहां गई नहीं, अगर आप समझते हैं ये 12 नशिस्तें खत्म होनी हैं, तो लोगों को कायल कीजिए ना, या आप गन पॉइंट पर या बाजू मरोड़ कर अपनी बात मनवाएंगे। ये तो मैं तो समझता हूँ ये कोई नुक्ता नजर नहीं है। जमहूरी, अगर आप जमहूरियत की बात करते हैं, ये सारा कुछ एजेके में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कि वाने वजीर आजम है, एक वाने सदर है, पूरी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तो ये सारा सियासतदानों ने ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया ना, किसी और ने तो नहीं खड़ा किया। तो दूसरी बात जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आपने कहा, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बिल्कुल बनना चाहिए। जितनी भी अक़वाम आगे बढ़ी हैं, जिन्होंने तरक्की की है, उन्होंने माजी की गलतियों से सबक सीखा है, फिर आगे उसके रास्ते का तयन किया है। तो रास्ते का तयन करने के लिए ये आखिर ये जैक बनी कैसे, इसके पीछे कौन कौन से अवामल कार फरमा थे, ये हकीकत तो पाकिस्तान के अवाम के सामने भी आनी चाहिए, एजेके के लोगों के सामने भी आनी चाहिए। ये कभी एजेके का कल्चर था ही नहीं, ना गालम गलोच, ना दुश्मनाम, ना अभी तो सीधे फायर मारे जा रहे हैं जो फोर्सेस के लोगों के ऊपर। ये तो कभी हमने देखा नहीं था। एजेके में बड़ा रवादारी का, तहम्मुल, बुर्दबारी का हमेशा से कल्चर रहा है। तो ये बिलावल भुट्टो साहब की जो तजवीज़ है, इससे मैं पूरी तरह इत्तफाक करता हूं, इस पर बनना चाहिए ये, ताकि वाज़ेह हो सके कि माजी में हमने कहां कहां गलती की है, क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए था। उसको कोई ना कोई तो आइडेंटिफिकेशन उसकी होनी चाहिए। नहीं होगी तो फिर इसी तरह हम जो गलतियां पे गलतियां करते चले जाएंगे। और दोनों चीज़ों ने एजेके के अंदर आइनी तरामीम भी होनी है, जो आवाम को बेहतरी के लिए आइनी मामलात की दुरुस्तगी भी जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर करना है। एजेके का जो खित्ता है, जो टूरिज्म के हवाले से बड़ा जरखेज है, हमने उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो ही नहीं दी। ना अच्छे वहां होटल्स बनाए, ना मोटल्स बनाए, ना हमने वहां कोई ऐसा काम किया। ये हमें करना है। अगर काश हमने ये टूरिज्म पर तवज्जो दी होती, को माजी की जो हुकूमतें उन्होंने तवज्जो दी होती, तो हम तो बहुत बड़ा रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते थे। लेकिन इतने इतने खूबसूरत मकामात हैं एजेके के अंदर, उस पर तवज्जो नहीं दीगी। हमने आगे बढ़ना है, दोनों चीजों को आगे लेकर आगे बढ़ना है। इंफ्रास्ट्रक्चर को हर कीमत पर, हर सूरत बेहतर करना है। और ये रास्ता कहां से जाता है, ये जमहूरियत की पगडंडी है, इसके ऊपर चलकर जाना है। हमने इंतशार से, फसाद बर्पा करके, लोगों को डंडे मारकर, तिम्बर के डंडे से डराकर ये चीजें नहीं करनी। इख्तलाफ राय होना है, इख्तलाफ राय के हमें आदाब सीखने हैं। हमें बताना है कि आपका ये नुक्ता नजर है, अगर आप समझती है, जैक समझती है कि ये जी महाजिन की जो नशिस्तें हैं ये नहीं होनी चाहिए, तो भाई बाकी पॉलिटिकल जमातों को कायल कीजिए, गुफ्तगू कीजिए। आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का हिस्सा भी नहीं बनते। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ एजेके ने कहा कि ये रास्ता ये पार्लियामेंट से होके जाना है, असेंबली में आना है। अगर आज इंतखाबात हो रहे हैं, अगर ये समझदार लोग होते, जमहूरी या सियासी लोग होते, तो इस प्रोसेस का हिस्सा बनते। जो कहते हैं बड़े मकबूल हैं, तो मकबूलियत जांचने का जदीद दुनिया ने पैमाना क्या बनाया है, वो वोट की पर्ची है। आप आज पता चल जाएगा, जिसको लोग, वो हर बंदा दावा उम्मीदवार करता है मेरे लोग साथ लोग हैं, को कहता है मेरे साथ लोग हैं। तो जब बैलेट बॉक्स से वोट निकलेंगे, गिनती हो जाएगी, फिर ही मोहर लगेगी ना, कि पता चल जाएगा ये यहाँ का मकबूल नुमाइंदा है, ये असेंबली में जाने का हकदार है। वो कोई अथॉरिटी बनाएगी या हर शख्स खुद को कहेगा जी मैं बहुत मकबूल हूं, असेंबली में जाके बैठ जाए। तो प्रोसेस को फॉलो करना है। दुनिया में दो तरीके हैं आगे बढ़ने के, एक तामीरी तरीका, एक तहरीबी तरीका है। जिन अक़वाम ने दुनिया भर में तरक्की की है, उन्होंने तामीरी रास्ते का इंतखाब किया है, तहरीबी रास्ते का इंतखाब नहीं किया। ये देखिए कि नौजवानों को, लोगों को
यही बताना है कि आपने तहरीक के रास्ते से जो आगे आएगा वो खुद का भी नुकसान Point करेगा। है। ये जो लीडर्स हैं अभी तक देखें कितने लोग जानों से चले गए हैं। तो क्या हमने तहरीबी तरीके से चीजें दुरुस्त करनी? तहरीब से तो इंतशार बिल्कुल फैलेगा, आपने ठीक कहा वहां कि लोगों की जानें जाएंगी। हर सियासी अमीरी पार्टी तरीके जो से होती चीजें है, बेहतर आपने होंगी। ठीक कहा कि उसके पास जो सबसे बड़ा वेपन है वो बातचीत करना है, कॉन्टेस्टेशन है, गुफ्तगू करना है और इसी से सलूशन निकल सकता है, ना कि ताकत के इस्तेमाल से। आमिर साहब, इसके अलावा आपको लगता है कि माजी में जो पहले हुकूमतें AJK के अंदर आती रही हैं तो उनका जो एक डिस्प्ले ऑफ वेल्थ हुआ करता था, एक तो काफ़ी लंबी काबीना, फिर किसी शादी पे भी जाना है तो 20-20, 25-25 गाड़ियों के प्रोटोकॉल्स जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स पर जा रहे हैं, फिर अपनी जो कैबिनेट है उसको एक्सटेंड करना बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी एतबार से। ये भी आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो क्रेडिबिलिटी है उसको AJK के अंदर डैमेज कर रहा था और अब ये बंद होना चाहिए तरीक़ाकार? क्योंकि आप बात AJK की कर रहे हैं और इलेक्शन वहाँ हो रहा है, लेकिन अगर आप सारे पाकिस्तान के कैनवस पे से देखें तो सारा कुछ जो बैड गवर्नेंस के मॉडल हैं वो यही तो है ना, कि दौलत की नुमाइश है। और हमारे जो टेलीविज़न के ड्रामे हैं उसमें भी यही कुछ है। हमारा जो नेशनल TV है, हमारा जो सोशल मीडिया है, किसको इज्जत मिलती है? जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास गाड़ी है। रिस्पेक्ट किसी के काम और कारकर्दगी की बुनियाद पे नहीं है। जहाँ काम कारकर्दगी की बुनियाद आई वहाँ उसे उखाड़ के फेंक दिया कि नहीं ये ठीक नहीं है, इसके मुकाबले में एक बयानिया बनाना चाहिए, एक फोर्स बनानी चाहिए, एक पार्टी बनानी चाहिए ताकि हमारी मर्जी चल सके। अब हमारी मर्जी चलती चलती आज यहाँ आई है कि हम सारे फंस के बंद गली में खड़े हैं। ये मैं आज़ाद कश्मीर की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल पाकिस्तान के मसाइल इसके ऊपर आ रहे हैं कि हमारी ब्यूरोक्रेसी ने हमारे साथ क्या किया। आप चूंकि ख्वाजा साहब से आपने सवाल किया था ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन, तो ये तो सारे पाकिस्तान पे लागू होता है। बिलावल साहब कश्मीर पे कह रहे हैं जरा MQM के साथ बैठ के कर लें, मरकज में इत्तेहादी भी हैं और वहाँ पे अपोजिशन में बैठे हुए हैं, ज़रा एक कराची के मामलात पे ही सिर्फ कर लें, अंदरूनी सिंध के मामलात पे कर लें। मैं बड़ा पुरुमीद था, कोशिश करूँगा कि रहूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी जब आए थे तो मैं इस चक्कर में था कि ये पिछली पीपल्स पार्टी के अंदर जो समाजी तौर पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हैं जो सिंध में जिसे सिस्टम कहा जाता है उसे लपेट के एक नए सिस्टम की बुनियाद रखेंगे कि जो मेरिट और उस पे चलेगा, लेकिन ये रिवायती पे चले गए। तो ज़रा कराची में करके देख लें एक दफ़ा कि वहाँ के मामलात क्या हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुकाबला, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सारे पाकिस्तान में मुसलसल। आप बहुत जल्दी नहीं मायूस हो गए बिलावल साहब से? अभी तो वजारत उज़्मा तक नहीं मिली उनको एक बार भी। कह रहा हूँ मैं चाहूँगा कि मैं रहूँ, मैं उम्मीद रखते हुए ये बात कह रहा हूं कि एक नया यंग लीडर आया है, वो पीपल्स पार्टी की कमान संभाल चुका है, तो लेकिन उस तीर को चलाने से पहले कमान की ग्रिप मजबूत इस तरह करे कि सिस्टम को पुराने को चेंज करे। और उसकी शुरुआत वो कहां से कर सकते हैं? वो सिंध से है। वहां जहां पे ठेकेदारी इस तरह चलती है, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, जरा चेक करा लें। वहां पे ग्रुप बनाए जाते हैं कि आपने ये इस जगह का रेट कोट करना है, नीचे 3 ठेकेदार ये करेंगे। उन्हीं 3 ठेकेदारों ने 4 मुख्तलिफ जगहों पे इजाफी रेट देने हैं और जो जीता है उसने वहां पे उससे ज्यादा देना है। वो एक सिस्टमाइज काम हो रहा है। ये चीजें सबको पता चल गई हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो को नजर रखनी चाहिए कि वो एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सोशल मीडियम पे आए, सिर्फ बातें ना करें। मैं तो चाहूंगा कि ऐसे यंग लीडर्स निकलें। जैसे मरियम नवाज का मैं क्यों कह रहा हूं कि सिंध, पंजाब और KP, बलूचिस्तान बेचारा बहुत मुश्किल हालात में है कि इनके CMs का तो मुकाबला बाकायदा होना चाहिए। कि अब PTI ये नहीं कह सकती कि KP में जी हम तो नए हैं, आपकी तीसरी हुकूमत है, 5वां 6ठा वजीर आला आ गया है, तो आप क्या लेके आए हैं वहां पे? सिंध में बरसों से आप बराह रास्त हुकूमत कर रहे हैं। बीच में पंजाब की मिसाल पहले शहबाज शरीफ की होती थी, फिर बुजदार आ गए। तो ये चीजें सेहतमंद मुकाबले की तरफ हमें जाना चाहिए, नेगेटिव मुकाबले के बजाय। अब आ जाए कश्मीर के ऊपर। अब जिस हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं, यहां पे भी वहां बहुत बाशऊर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। आजाद कश्मीर में पूरे पाकिस्तान की निस्बत वहां पे सबसे ज्यादा सियासी तौर पर भी शऊर है, एजुकेशन का भी है। तो उसका नेगेटिविज्म ये जो कलदम एक्शन कमेटी ने दिखाया है, इसका पॉजिटिव होना चाहिए था। या तो वो सियासी जमात बना के लड़ते, या वो किसी के साथ खड़े हो जाते कि जी ये हमारे साथ हैं। अब बिलावल भुट्टो जिस बुनियाद पे कह रहे हैं कि ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन हो, तो उसमें सबसे पहले अपना जुर्म कबूल करना है। ये ऐसे नहीं था साउथ अफ्रीका में, इसके अंदर बड़ी बड़ी चीजें हैं। हम सारे के सारे कहते हैं जी आगे सच बोलते, नहीं पहले जुर्म भी तो कबूल करना है ना। उसके लिए कौन लोग बैठेंगे? ये ऐसे नहीं है जहां से ये लफ्ज निकला है कि बस कह दो और कर लो। तो जुर्म माने ना
कि उसमें सारी सियासी जमातें हैं। मैं बिल्कुल पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा, उसमें हर वो सियासी जमात जो इक्तदार में रही है, जो अपोजिशन में बैठी है और आज आगे नहीं आ रही। तो हमें कोई बिल्कुल एक नया समाजी ढांचा बनाने के लिए कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान के खित्ते की रियासतों को चलाने के लिए हमें एक नया इमरानी मुआहिदा, जिसको कैसे करेंगे, तभी करेंगे जब हम 8, 10, 15 लोग चुने कि जी ये मुत्तफिका लोग हैं और ये लोग जुर्म भी सुनेंगे और माफी की भी बात करेंगे, लेकिन बताएंगे तो सही ना ये जुर्म हुआ है, उसके बगैर बात नहीं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक्नॉलेजमेंट जब तक नहीं आएगी और ये जो पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट किया है आज़ाद जम्मू कश्मीर में इन्हीं सियासी पार्टियों ने, जब तक उसका इदराक नहीं होगा तो फिर आगे बढ़ने की बात नहीं हो सकती। हमाद साहब, अब चूंकि ये मरहला वार इंतखाब है, इसके बाद मुजफ्फराबाद और पूंछ की बारी है, और जिस तरह से अभी मार्चेस की बात हो रही थी, बड़ा एक अनरेस्ट भी रहा है रिसेंटली आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर, आपको लगता है कि एक बड़ा चैलेंज स्मूथली इलेक्शन करवा लेना भी था? पहले फेज़ में तो चले हो गए, रिजल्ट आ रहे हैं, अगले 2 फेजेस को पीसफुली एग्जीक्यूट करना क्या चैलेंज है या नहीं, नंबर 1। और नंबर 2, मसाइल की अगर बात करें तो पहले गंदम और बिजली के हवाले से एहतजाज होते रहे 2 साल पहले। शहबाज शरीफ साहब ने 10 अरब का पैकेज अनाउंस किया था, मुज़ाकरात डायरेक्टली किए थे। अब आपको क्या लगता है कि टॉप 5 अगर इश्यूज़ को हम लिस्ट डाउन करें, क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए इन पॉलिटिशियंस की? देखिए, मरहलावार इलेक्शन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में इस तरह होता है। इंडिया में 4-4, 5-5 महीने तक मरहलावार इलेक्शन चलते हैं। इसी खैबर पुख्तनख्वा में 2021 में बीडी इलेक्शन इसी इमरान खान ने मरहलावार करवाया था, 2 फेजेस में हुआ था। अब मरहलावार इलेक्शन का फ़ायदा ये होता है कि ज़रा स्मूथली मामलात आगे की तरफ चलते हैं, तशद्दुद कम होता है, धांधली के इम्कानात कम हो जाते हैं, टर्न आउट ज़्यादा होता है, लोगों की हिस्सादारी ज़्यादा बनती है उसमें, और ये जमहूरी अमल का हिस्सा है। किसी भी तरीके से आप इलेक्शन एक दिन करवाएं या मरहलावार करवाएं, लेकिन जमहूरी अमल आगे बढ़ना चाहिए, तो उसका तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात यह कि अभी ज़रा उस तरफ आता हूँ, अभी आमिर इलियास राना साहब ने बिलावल के रवैये के हवाले से बात की, तो बिलावल की जो अवामी तकारीर होती है वहाँ पर उनका रवैया गैर संजीदा दिखाई देता है हमेशा, और बहुत जारहाना होता है। यानी यही बिलावल थे, और इसी कश्मीर में उन्होंने मोदी का यार और वो वाली तकरीर भी की थी, फिर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। लेकिन अमली तौर पर पीपल्स पार्टी के अंदर वो चीज़ नहीं है, उन्होंने वक्त से बहुत कुछ सीखा भी है। यही पीपल्स पार्टी थी जिसने मीसाकी जमहूरियत किया था, फिर बीच में एक और फेज आ गया, फिर आगे बढ़े, फिर जरदारी साहब ने ईंट से ईंट बजाने की बात की, फिर कराची में मंजूर काका और जैर बलोच और निसार मोराई और क्या क्या नमूदार होने लगे थे। तो उससे कम से कम पीपल्स पार्टी ने बहुत कुछ सीखा है। एक अवामी तकारीर होते हैं, उसमें तो ठीक है ये जारहाना तकारीर करते हैं, और वो ठीक है, वो भुट्टो साहब का मिजाज भी यही था, गो कि बेनज़ीर भुट्टो मरहुमा का ये मिजाज नहीं था, लेकिन भुट्टो साहब भी इसी तरह के जारहाना तकारीर करते रहते थे, और बिलावल के अंदर भी वो चीज़ है। लेकिन जब अमली तौर पर काम की तरफ देखते हैं तो पीपल्स पार्टी के अंदर फिर कोई एग्रेशन दिखाई नहीं देता। यानी हम इस सिस्टम को देख ले, गुज़श्ता 2-3 साल से तसलसल के साथ उसी निज़ाम में चल रहे हैं। हालांकि जो पीपल्स पार्टी का मिजाज था या जो उनका मंशूर था या जो पार्टी की उठान थी, उससे बहुत कुछ मुख्तलिफ भी हो रहा है, लेकिन एक टॉलरेंस दिखाई दे रहा है पार्टी के अंदर। आगे की तरफ जब मामलात जाएंगे तो दोनों जमातों ने वक्त से बहुत कुछ सीखा है। सिर्फ पीपल्स पार्टी ने नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून ने भी सीखा है। वरना यही नवाज शरीफ साहब थे, जब वो माजूल हो गए और वो जीटी रोड पर निकले तो उनके अंदर वो वही रवैया था जो आज मौलाना फजल रहमान के यहाँ है। बहुत जारहाना रवैया, बहुत इनकलाबी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ये भी कह दिया था कि अब मैं पुराना नवाज शरीफ नहीं, इनकलाबी नवाज शरीफ बन गया हूँ। फिर वोट को इज्जत दो, सिविल सुपरमेसी आई, इनकी बालादस्ती, क्यों क्या क्या नारे नहीं लगे। लेकिन आज वही नवाज शरीफ साहब हैं जो 26वें और 27वें तरामीम को भी सपोर्ट करते हैं। वोट भी वही नवाज शरीफ साहब हैं जो इसी निज़ाम में चल रहे हैं।
तो दोनों जमातों का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड को देख ले तो एक एग्रेशन दिखाई दिया था वक्त बवक्त, लेकिन आगे चलकर उन्होंने अपने रवैये में तब्दीली पैदा की और ये रवैया ज्यादातर टॉलरेंस और बर्दाश्त की तरफ बिल्कुल। आपने कहा कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी दोनों पार्टीज ने हासिल की है। ख्वाजा साहब, मेरे पास 1 मिनट है। आपको लगता है कि जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक पीपल्स पार्टी को स्पेस मिली है, ये कहना गलत नहीं होगा, अदरवाइज विफाक जो है वो इंतज़ामी एतबार से हावी आ सकता है किसी भी पार्टी के ऊपर, किसी भी इंतखाब के ऊपर, हमें पता है इस बात का, तारीख बताती है। यहाँ पर आपको लगता है कि कुछ ना कुछ कंसेशन PMLN की तरफ से डिसाइडेड होगी पीपल्स पार्टी के लिए, या फिर एक बयानिया ये भी था कि विफाक में कुछ कॉपरेशन दरकार है नून लीग को, इसीलिए गिलगित में उन्होंने इतना अग्रेसिवली ऑपरेट नहीं किया? अच्छा सैयद मुजम्मिल साहब, जो पीपल्स पार्टी है ये गिलगित बल्तिस्तान में वैसे ही मजबूत है, पहले नून से मजबूत है और यहाँ नून बड़ी मजबूत है पहले दिन से ही। अभी जो PTI के जो उम्मीदवार हैं जो पिछला इंतखाब लड़े थे वो काफ़ी ज़्यादा लोग वापस आए हैं, तो उनके उम्मीदवार पूरे हुए हैं, तो इसमें कंसेशन देने पर मुझे आमादा नज़र नहीं आती नून लीग। आपने मियां नवाज शरीफ की तकारीर भी सुन ली, वो खुद वज़ीर आज़म बनने के ख्वाहिशमंद हो गए थे, तो यहाँ उनको स्पेस नहीं मिलने वाली है। यहाँ मुस्लिम लीग नून यानी कि AJK का जो तख्त है वो देने की पोजीशन में नहीं है, हर कीमत पर उसे कोशिश होगी कि यहाँ अपनी हुकूमत कायम की जाए। सही, बिल्कुल। आप समझते हैं कि कंसेशन जो है यहाँ पर वफाकी जमात पीपल्स पार्टी को नहीं देने वाली। बहरहाल पहले मरहले के जो रिज़ल्ट्स हैं वो आने का सिलसिला भी जारी है और इसी हवाले से जो नताइज हैं वो फैसला करेंगे कौन गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। बहुत शुक्रिया आमिर रियाज राना साहब, ख्वाजा मतीन साहब, हमाद हसन साहब मौजूद थे। एक्सप्रेस न्यूज़ की ट्रांसमिशन जारी रहेगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।